नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है, इसका जो 2020 का पेपर है, यानी जो 2020 में क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 2016 से और 2023 तक के सभी पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये तो आपको भी इस बारे में नॉलेज है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आज की सीरीज को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ टाइप में। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और न्यू है, अभी विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए जरूरी है और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हो जाता है, यदि सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है घर्षण बल निर्भर करता है। तो घर्षण बल जो होता है वो क्या होता है? बल ही होता है, लेकिन क्या होता है, विपरीत दिशा में वो कार्य करता है। कैसा? यानी अपोजिट वो कार्य करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, घर्षण बल। और इसको जब कम करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मशीन वगैरह है तो उसमें क्या करते हैं, जैसे सिलाई मशीन है तो उसमें क्या करते हैं, मशीन का तेल डालते हैं, और मोबिल हो जाता है, ग्रीस हो जाता है, इनका यूज करते हैं, लेकिन मशीन में इनका नहीं यूज करते हैं। जैसे सिलाई मशीन में तो उसका तेल अलग से यानी ऑयल अलग से आता है, इसलिए अगर ग्रीस डाल देंगे, मोबिल डाल देंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि कपड़े पे उसके धब्बे पड़ जाएंगे। लेकिन जो जैसे कहते नहीं, हर एक चीज के लिए हर एक चीज बनी है, क्योंकि कहते हैं जो अगर परेशानी है तो उसका क्या है, सोल्यूशन भी है और उसी के अकॉर्डिंग सोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि परेशानी कोई और है और उसका सोल्यूशन आप दूसरे तरीके से करेंगे या उसका सोल्यूशन कुछ और है, होगा उसी के अकॉर्डिंग। जैसे आपको भूख लगी है तो भोजन की नीड होती है, प्यास लगी है तो पानी की नीड होती है ना। कहीं घूमने जाना है तो क्या है, जैसे यात्रा करेंगे तो उसकी जैसे बाइक, फोर व्हीलर, इनकी नीड होती है, ट्रेन, बस, इनकी नीड होती है। तो बस यही चीज यहाँ पे हो जाती है कि जैसे आपका हो जाता है कि घर्षण बल कम करने के लिए अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजों का यूज किया जाता है। और क्या होता है घर्षण बल, तो विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो खैर इतना लेंदी, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं जाएंगे। चलते हैं हम अपने जो हमारे पॉइंट्स है उन पे चलते हैं। सतह की प्रकृति पर, यानी ये सही है क्षेत्रफल पर या आयतन पर या उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे हो जाता है घर्षण बल जो निर्भर करता है वो सतह की प्रकृति पे निर्भर करता है, तो इस अकॉर्डिंग आपका हो जाता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो ऑप्शन है वो फर्स्ट नंबर जो है वो राइट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या जूल प्रति सेकंड, या मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो आपका हो जाता है, ये किसका मात्रक है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, बल का पूछा गया है, और ये तो आपका किसका हो जाता है, तो ये तो आपका हो जाता है दाब का। तो जो दाब का है और पूछा गया बल का, तो यानी ये आपका गलत हो जाता है। किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, हाँ ये आपका बल का हो जाता है। और जूल प्रति सेकेंड किसका है, तो जूल प्रति सेकेंड हो जाता है शक्ति का एसआई मात्रक। किसका हो जाता है, तो ये शक्ति का एसआई मात्रक हो जाता है, इसलिए ये भी नहीं सही है। तो यानी आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये राइट है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति कैसी है। तो दोलन गति है, सरल रेखीय गति है, घूर्णन गति है, या वृत्तीय गति है। तो यहाँ पे हम पहले दोलन गति की बात कर लेते हैं। दोलन गति कैसी होती है, किसमें होती है, जैसे बच्चा झूला झूल रहा होता है तो बच्चा को, जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जो बच्चा झूला झूल रहा होता है, मान लीजिए यहाँ पे झूला पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो मुख्य बिंदु होता है तो झूला यहाँ पे आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जाता है, फिर अपने मुख्य बिंदु पे आता है, फिर जाता है, तो यानी ये दोलन गति हो जाती है। घड़ी के पेंडुलम की गति ये भी दोलन गति कहलाती है, क्योंकि अपने मुख्य बिंदु पर आकर फिर दूसरी तरफ जाती है, फिर मुख्य बिंदु पर आती है, फिर
दूसरी तरफ जाती है ना। सरल रेखीय गति, तो सरल रेखीय जो गति हो जाती है वो आपकी जैसे एक सीधी, एक जैसे ये क्या है, ये सड़क है, ठीक है, और इस पे मोटर या बस या जैसे साइकिल कुछ भी, तो सरल रेखा में जा रही है, तो ये कौन सी है, तो सरल रेखीय गति हो जाती है। घूर्णन गति कौन सी होती है, तो जो अपनी परिधि पे चक्कर लगा रही है ना, तो वही तो घूर्णन गति होगी। और कुम्हार का चाक जो है वो किस तरह से होता है, तो कुम्हार का चाक ऐसे तो होता है और वो क्या कहता है, अपने अक्ष पे यहाँ से घुमाया जाता है और अपने अक्ष पे घूमता रहता है यहाँ से, तो यानी ये घूर्णन गति का उदाहरण हो जाता है। और हम बात कर लेते हैं वृत्तीय गति, तो जैसे कोल्हू का बैल, वो क्या करता है, वो अपने ही वृत्त पर घूमता है, कहीं और आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा, इसी पे बार बार ये घूमेगा, तो ये कौन सी हो जाती है, ये वृत्तीय गति हो जाती है, ठीक है। तो यानी बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति कैसी हो जाती है, तो घूर्णन गति हो जाती है, यानी घूर्णन गति का ये उदाहरण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है नर तथा मादा युग्मक के युग्मन यानी संयोग से, युग्मन यानी मिलाप से, यानी संयोग से, संयोग की क्रिया को क्या कहते हैं, जब संयोग होता है नर और मादा का, तो उससे जो क्रिया को, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो परागण कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, जनन कहा जाता है, या बीज निर्माण कहा जाता है। तो इसमें देखिए निषेचन कहा जाता है, ठीक है, यानी नर और मादा जब संयोग करते हैं, मिलते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि उसमें एक जैसे बेबी का जन्म होता है ना, तो 280 दिन में लगभग, तो ये जो है क्रिया निषेचन कहलाती है। उसके बाद आपका हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सजीव है, तो ये तो आप पढ़ो ना पढ़ो ऐसे ही आपको पता है ना। सजीव यानी जिसमें जान होती है ना, सजीव जिसमें जान है, जो सांस लेता है, जिसे भोजन की नीड होती है, वो सजीव है, वो जिंदा है। और जो निर्जीव है, जैसे आपकी चेयर हो गई, जैसे आपकी टेबल हो गई, ये सब क्या है, ये निर्जीव है। आपकी साइकिल हो गई, आपकी वॉच हो गई, ये सभी मतलब इनको ऐसा तो नहीं है कि भोजन की नीड है, सांस ले रहे हैं, गति कर रहे हैं। आज जिससे बच्चा शिशुआवस्था में है तो कल बाल अवस्था में होगा, तो अगले दिन किशोर अवस्था में, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप चेयर है क्या रोज घटती बढ़ती है, या चेयर रोती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो हालांकि इससे ज्यादा डिस्कस करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, ठीक है। सजीव और निर्जीव, जिसमें जिंदगी है, जो जिंदा है वो सजीव है, जो जिंदा नहीं है वो निर्जीव है, ठीक है। तो मोटर तो नहीं है, और रेलगाड़ी और केचुआ और साइकिल, तो केचुआ जिंदा है, जीवित है, सांस लेता है, भोजन की नीड है, यानी यही हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स एक चीज बताना चाहेंगे कि जो कल की क्लास होगी वो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसमें जो 2016 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस पेपर आए हैं, सभी को एक ही क्लास में आपको वो चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। सभी चीजें, जैसे आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, अति लघु टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो सभी आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे आप जब रिवीजन करेंगे आपको बड़ा ही उससे बेनिफिट मिलेगा। तो क्लास को मिस मत कीजिएगा और उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि कल की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये जो आज की क्लास है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2020 का पेपर है और आपको पता है इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं 4 चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी है, हर जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका आ गया बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति, तो यहाँ पे घूर्णन गति हो जाती है। ऐसे ही पूछ ले जो कोल्हू का बैल होता है, कोल्हू होता है, कोल्हू मतलब कोल्हू का बैल कहेंगे, कोल्हू जो होता है वो घूमता है, तो उसमें कौन सी गति होती है, या घड़ी के पेंडुलम में कौन सी गति है, या साइकिल रोड पे जा रही है सीधी एकदम सरल रेखा में, उसमें कौन सी गति है। तो आपने तो यहाँ पे सभी को क्लियर कर लिया ना, तो इसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कहीं अलग से पूछ लेंगे। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे देते हैं, तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि वो लोग ऐसा कहते क्यों हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी सिलेबस से बाहर गए ही नहीं है। आएगा आपके सिलेबस से ही, बस क्या होता है चीजें जब समझी नहीं जाती हैं तब ऐसे क्वेश्चन माइंड में आ जाते हैं कि आखिर क्वेश्चन आए कहाँ से थे, है ना। तो इससे तो आप सहमत ही होंगे कि ये चीज मैम सही कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स ज्यादा
बातें ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अति लघु टाइप क्वेश्चंस पर चलते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और हो सके तो अगर सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, हम लोग देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर चुके हैं, तो इस तरह से आप लोग ये देख सकते हैं, इसके आप लोग नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, इसलिए हम ये भी लेकर साथ में आ जाते हैं। अब हम अति लघु टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं समझ लेते हैं। वे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों ही प्रकार के यौन अंग पाए जाते हैं, इसी को हम द्विलिंगीय पुष्प के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं गुड़हल हो जाता है, सरसों हो जाता है, ये क्या है, तो ये द्विलिंगीय पुष्प हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है वर्धी प्रजनन यानी कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो वर्धी प्रजनन में नए पौधे का निर्माण बिना बीज या बीजाणु के होता है। ये प्राकृतिक रूप से और वैज्ञानिक रूप दोनों अलग अलग रूपों से हो सकता है। तो यानी कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जैसे बीजों से पौधे का जन्म ना होकर और प्रक्रिया जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा जब पौधे का यानी विकास होता है, पौधे का जन्म होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो वो वही चीज़ हो गई कि उदाहरण में आप लिख सकते हैं जड़, तना और पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाता है दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो दोलन गति आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि दोलन गति किसका उदाहरण है। जैसे बच्चा झूला झूल रहा है, वो किसका उदाहरण है, तो दोलन गति का उदाहरण है। और घड़ी के पेंडुलम की गति दोलन गति का उदाहरण हो जाती है। क्यों, क्योंकि एक बिंदु जो अपना मुख्य बिंदु होता है, जैसे झूला यहाँ पे पड़ा है, जो मुख्य बिंदु है यहाँ से आके जाता है और फिर वहाँ से फिर वो अपने मुख्य बिंदु पर वापस आकर और दूसरे बिंदु पर जाता है और पुनः वो फिर अपने मुख्य बिंदु पर आ जाता है, तो यही दोलन गति कहलाती है। तो आप यहाँ पर भी देख लें कि दोलन गति किसी केंद्रीय मानक स्थिति से बदलकर किसी दिशा में इस प्रकार से जाकर वापस लौटने की जो स्थिति या क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोलन गति कहते हैं। पेशीय बल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो पेशीय बल यानी जो आप मसल से जो वर्क करते हैं, मांसपेशियों से जो वर्क करते हैं, वही तो पेशीय बल कहलाता है। यानी आप कोई भार उठा रहे हैं तो किससे आप उठा रहे हैं, यानी अपनी पेशियों से, यानी अपने मसल से आप उठा रहे हैं, तो यही पेशीय बल होता है। जैसे कोई भार उठाना या फुटबॉल को पैरों से उसको मारना, फुटबॉल को, है ना, तेज उछालना, तो ये सब क्या, ये किसके उदाहरण हो जाते हैं, तो ये भी आपके पेशीय बल के उदाहरण हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं या पैरों से किसी वस्तु को ठोकर मारते हैं तब हम अपनी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, पेशीय बल कहलाता है। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पदार्थ की तीनों जो अवस्थाएं हो जाती हैं वो कौन कौन सी हो जाती हैं, तो आपका ठोस, द्रव्य और गैस हो जाती हैं। इसमें आपसे उदाहरण पूछ रहे हैं तीनों का, तो आप इसमें कह सकते हैं कि जो बर्फ़ है जब वो क्या होता है, जब वो पानी, यानी जब बर्फ़ है तो वो पहले जब पानी की अवस्था में है तब वो क्या है, और उसके बाद जब वो बर्फ़ बना तब वो क्या है, और जब वो देखिए भाप बना। तो यहाँ पे समझ लेते हैं पानी बर्फ़ के रूप में है तो ठोस है, क्या है, पानी बर्फ़ के रूप में है तो ठोस है। और अगर पानी के रूप में है, यानी जब पानी के रूप में है तब द्रव्य है, और भाप के रूप में है तो क्या है, तब गैस है। यानी यहाँ पे लिख देते हैं हम कि बर्फ़ है तो ठोस है, ठीक है ना, बर्फ़ है तो ठोस है, और उसके बाद द्रव्य है, तो अगर पानी है तो वो क्या है, वो भाई द्रव्य है, और उसके बाद अगर भाप है तो क्या है, तो वो गैस है। तो तीनों अवस्थाएं हो गई। इस तरह से आपने अच्छे से समझा होगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। और फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहें।
अनुकूलन किसे कहते हैं? तो अनुकूलन का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ के अनुसार ढल जाते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं उसके अनुसार हमको ढलना पड़ता है अपने शरीर को, उसी के अनुसार। जैसे कहते हैं नहीं नहीं तुम यहाँ पे रहते हो तो भाई तुम्हारा शरीर यहाँ के अकॉर्डिंग ढला हुआ है, मुझे तो फीवर आ गया, ऐसे तो होता है ना। कोई नया आता है यहाँ का जो है, जैसे सर्दी गर्मी बारिश इस तरह की ये चीज़ें नहीं झेल पाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्दियों में ही सिर्फ 12 मास यानी कि फुल टाइम 365 दिन उनके यहाँ सर्दी ही रहती है, तो वो क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनका शरीर ढला होता है। कुछ लोग जहाँ 365 दिन गर्मी ही रहती है वहाँ वो शरीर उनका ढला हुआ है। यानी अपने शरीर को उसी पर्यावरण उसी वातावरण के अनुसार ढाल लेना ही क्या होता है, अनुकूलन होता है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि अनुकूलन कोई विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने का। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम सरलता से जीवन जी पा रहे हैं तो वही तो अनुकूलन हुआ ना, यानी हम उसके अनुसार हम ढल रहे हैं, ढल गए हैं और रह रहे हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें कोई प्राणी या जीव अपने आसपास के वातावरण के लिए बेहतर रूप से अनुकूल बन सकते हैं, या आप कह सकते हैं किसी जीव के जीवित रहने की संभावना को बेहतर बनाने की। भाई कोई जीव है और वो उसके जीवित रहने की संभावना को और अच्छा देना, मतलब तो वही चीज़ तो क्या होती है, अनुकूलन कहलाती है। अब यहाँ पे आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में भेद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी आपको पता है सजीव वस्तुएं कौन सी होती है, निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती हैं। सजीव जिंदा होते हैं, निर्जीव उसमें जान नहीं होती है। सजीव क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, निर्जीव ऐसा नहीं करते हैं। सजीव में वृद्धि होती है लेकिन निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। सजीव का आकार निश्चित होता है, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं, अभी यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, पहले हम ये चीज़ें समझ लेते हैं। सजीव का आकार निश्चित होता है और निर्जीव का आकार निश्चित नहीं होता है। तो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं किस तरह से भाई जो जिंदा है उसको भोजन भी चाहिए, उसको जल भी चाहिए, उसको वो सांस भी लेता है। लेकिन निर्जीव में ना तो भोजन की आवश्यकता होती है, ना जल की आवश्यकता होती है और ना ही वो सांस लेता है। सजीव क्या करता है, वृद्धि करता है, प्रजनन करता है, लेकिन निर्जीव तो वृद्धि और प्रजनन नहीं करता है। सजीव का आकार सीमित कैसे होता है, भाई हम मनुष्य हैं तो हमारी एक हाइट होती है ना, एक फिगर होता है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हम इतने नहीं, अच्छा थोड़ा 2 इंच और ऊपर बढ़ा लें या थोड़ा 2 इंच और घटा लें, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप कोई चीज़ जैसे आप चेयर है, टेबल है, ये आप बनवा रहे हैं तो आप कहेंगे नहीं 1 फुट थोड़ा ऊंचा कर दो, 1 फुट थोड़ा नीचा कर दो, 1 इंच थोड़ी चौड़ाई बढ़ा दो, तो आप उसमें आकार में उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। बाकी किताबी भाषा में आप यहाँ पे देखिए है वो आप देख लें, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लोग चीज़ों को तैयार करें। अगर आप चाहे तो वीडियो रोक के उसको फिर से यहाँ पे पढ़ लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, परागण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो परागण जो आपका हो जाता है तो उसको हम समझ लेते हैं, पुष्प के परागकोश से परागण कणों की उसी पुष्प अथवा दूसरे पुष्प के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब यहाँ पे आप समझे कि कोई पौधा है और उस पौधे के यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि परागण कणों के उसी पुष्प, यानी वही जो फूल है उसी फूल पर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र या दूसरे फूल पर गिर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं यह परागण होता कितने प्रकार का है। तो 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है, स्वयं परागण और पर परागण। तो स्वयं का मतलब होता है, स्वयं का मतलब होता है खुद है ना, और पर का मतलब होता है दूसरों पर, यही तो है ना। तो स्वयं परागण जब एक मनुष्य के यहाँ पे मनुष्य नहीं पुष्प है, जब एक पुष्प के परागकोशों के परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, यानी एक फूल है और उसी के परागकोश जो है वो निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और क्या होते हैं, वो अंकुरित होते हैं। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, स्वयं परागण कहलाती है। भाई उसी पुष्प पे गिरे और क्या हुआ, अंकुरित हुए। अब यहाँ पे पर परागण यानी दूसरों पर, तो जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो पर परागण कहलाता है। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे बहुत चीज़ है, जैसे क्या होता है कि पक्षियों द्वारा जो वही बीजों का छितराव बिखराव यही सब है नहीं, तो वही सब आपको, क्योंकि भाई पक्षियों के द्वारा हो जाता है और उसका क्या हो जाता है, पशुओं द्वारा हो जाता है, मनुष्यों द्वारा हो जाता है, हवा द्वारा हो जाता है, जल द्वारा हो जाता है, तो ये यानी दूसरों से है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कौन से? सजातीय और विषमांगी, समांगी विषमांगी आप कह सकते हैं। तो मिश्रण सजातीय मिश्रणों की संरचना पूरी तरह से एक जैसी होती है, जबकि विषमांगी मिश्रणों की संरचना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। भाई बिल्कुल सही बात है, जो सजातीय है या समांगी है तो वो एक जैसे, विषमांगी मतलब अलग अलग, दोनों में फर्क होना, वही चीज तो हो जाती है। मिश्रण द्रव्य ठोसियों गैस के आपस में मिलने की क्रिया तथा इस प्रकार उत्पन्न पदार्थों को कहते हैं। मिश्रण क्या है? जैसे द्रव्य है, गैस है, ठोस है, इनको क्या करेंगे? आपस में ये मिल गए तो इस प्रकार जो उत्पन्न पदार्थों को क्या कहते हैं? हम मिश्रण कहते हैं। तो इस तरह से आपने ये समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो आपको क्या करना है? एक फार्मूला यूज कर लेना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये आपको यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क कर देना है। तो बहुत ही सिंपल है ये आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए दूरी आपको दिए हुए हैं, समय आपको दिए हुए हैं, चाल आपसे निकालने के लिए कह रहे हैं। तो चाल यहाँ पे क्या निकालने के लिए कह रहे हैं? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, तो चाल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? तो चाल आपको मिल गई है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि वाली वस्तु 120 मीटर की दूरी 120 मीटर दिए हुए हैं, है ना, कितने समय में तय करेगी। तो आपको क्या करना है? कितने समय, यानी जो चीज़ कहे उसी को निकालना है। तो समय आपको निकालना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? आपको इस सूत्र को यूज़ करना है और जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है उसको आप फ्रंट पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर चाल पूछी जाती तो चाल पहले आप लिख दें और बराबर दूरी बटे समय, यही तो होता है ना। तो दूरी बटे समय, और इसी सूत्र का आप यूज़ करेंगे। और आपसे पूछा क्या गया है? समय पूछा गया है, तो आप समय यहाँ पे कर देंगे, समय आप यहाँ पे कर देंगे, बराबर आप क्या करेंगे? 120 मीटर की दूरी है तो दूरी और बटे चाल हो जाता है, दूरी बटे चाल हो जाता है। तो इसमें क्या है? तो 120 जो है दूरी है और 20 चाल है, तो आप 0 से 0 काट दें, इस तरह से भी हो जाता है। तो 2 एक कम 2, 2 छंग 12, या आप ऐसे काट दें 20 एक कम 20 और 20 छंग 120, इस तरह से भी काट दें। बहरहाल आंसर आपका ऐसे ही आएगा, सेम ही रहेगा। आप 0 0 वाला ये होता है कि यहाँ पे तो चलिए छोटे नंबर दिए हुए हैं, तो अगर आप नहीं भी कट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब कहीं पे ऐसा होता है कि जब बड़े नंबर्स दिए होते हैं और 0 लास्ट में होते हैं तो क्या करते हैं? हम 0 को काट देते हैं। तो इससे हमको आसानी भी मिल जाती है और टाइम की भी बचत हो जाती है ना। तो हर तरह से आप लोग सॉल्व करना सीखें। उसके बाद आपका हो जाता है न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम, जड़त्व के नियम को आप उदाहरण से समझाएं। देखिए कभी कभी कैसे क्वेश्चन आ जाता है, न्यूटन का प्रथम नियम ऐसे करके आ जाता है, और जड़त्व का नियम। अब आप कहेंगे अरे प्रथम नियम हमने पढ़ा था, जड़त्व का नियम क्या होता है? तो दोनों चीज़ें साथ में लेके चले तो ये क्या होता है? अगर किसी वस्तु पे कोई अगर वस्तु है विराम अवस्था में है तो वो तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, और वो बल में जैसे वो गति में तब तक रहेगी जब तक फिर से उस पर कोई बल लगाकर उसको विराम अवस्था में ना किया जाए। आप उसको मतलब दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम समझ लेते हैं यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल यानी बाहरी बल लगाकर उसकी दिशा में परिवर्तन ना किया जाए। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है अलैंगिक प्रजनन यानी अलैंगिक जनन की 5 विधियां, प्रकारों के नाम लिखिए, अथवा अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो अलैंगिक जनन की विधियां विखंडन हो जाता है, मुकुलन हो जाता है, खंडन हो जाता है, बीजाणुओं द्वारा हो जाता है, तो ये सभी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इसको। तो विखंडन द्वारा कैसे होता है कि जब जीव पूर्ण विकसित होता है यानी पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो वो क्या होता है? 2 भागों में बंट जाता है, यानी 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। पहले केंद्रक विभाजित होता है और फिर कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, यानी 2 भागों में विखंडन यानी खंड हो जाना, है ना। तो 2 भागों में बढ़ जाना यानी विखंडन होता है। और इसमें क्या होता है? पहले केंद्रक विभाजित होता है और फिर क्या? कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। विखंडन से जब 2 जीव बनते हैं तो उस प्रक्रिया का द्विखंड यानी उस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। अमीबा में द्विखंडन विधि को दिखाया गया। इसमें 2 संतति कोशिकाएं
बनाती हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि नई पीढ़ी को संतति क्यों होती है? तो यहाँ पे आपका हो जाता है कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका के चारों ओर एक संरक्षक परत या भित्ति बन जाती है। ऐसी अवस्था को पुटी सिस्ट कहते हैं। और पुटी के अंदर कोशिका कई बार विभाजित हो जाती है, जिससे बहुत सी संतति कोशिकाएं बन जाती है। ऐसी प्रक्रिया को बहुखंडन कहते हैं। पुटी के फटने के बाद बहुत सी कोशिकाएं बाहर निकल आती है। लेकिन आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे विखंडन, तो विखंडन क्या है? जब दो भागों में बढ़ जाता है और पहले केंद्रक विभाजित हो जाता है और फिर कोशिका। ठीक है, क्योंकि आपको कई हेडिंग्स कंप्लीट करनी होंगी। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आप अपने हिसाब से ही लिखिएगा। मुकुलन क्या होता है? शरीर पर एक बल्ब की तरह की संरचना बनती है, जिसे मुकुलन कहते हैं। शरीर का केंद्रक का दो भागों में विभाजित हो जाता है और उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है और मुकुल पेत्रक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। उदाहरण क्या है? वीस्ट तथा हाइड्रा होता है। नेक्स्ट है आपका खंडन। स्पाइरोगायरा जैसे कुछ जीव पूर्ण विकसित होने के बाद साधारणतः दो या अधिक खंडों में टूट जाते हैं। ये खंड वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। खंडन विधि द्वारा किसी चपटे कृमि से दो चपटे कृमि को बनता हुआ दिखाया गया है। बीजाणुओं द्वारा तो कुछ जीवाणु तथा निम्नवर्गीय जीव बीजाणु विधि द्वारा जनन करते हैं। बीजाणु कोशिका की विरामी अवस्था जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया विखंडन, मुकुलन और खंडन और बीजाणु द्वारा। इतना आप लिख देंगे, इनफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है कि घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो आपका घर्षण बल है, तो सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि घर्षण बल जो है वो विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है ना? कैसे कार्य करता है? तो विपरीत दिशा में कार्य करता है। और यहाँ पे समझ लेते हैं, यदि आप तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाता है ना, तो आप क्या होगा? आप गिर जाते हैं, है ना। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से गोटी बहुत तेज़ी से फिसलती है। और अगर आटा चक्की के पट्टे घिस जाएं तो क्या होगा? चक्की गति नहीं करती है भाई। क्या होता है चक्की में कि इधर जनरेटर वगैरह जैसे इंजन चल रहा होता है इस साइड में, और दूसरी तरफ ये चक्की होती है। ठीक है, तो इसमें एक पट्टा चढ़ा होता है। तो क्या है, इधर जो इंजन लगा हुआ है वो तो चल रहा है, वो अपनी मतलब इसमें जब फ्यूल वगैरह है तो ये तो चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि ये चक्की को चलाने के लिए, तो इसको एक पट्टे के द्वारा जोड़ा जाता है। लेकिन घर्षण बल की वजह से चक्की, इसमें जो ये पट्टा है गति नहीं कर रहा है, लेकिन इंजन चल रहा है। तो इस तरह से हो जाता है, चक्की गति नहीं करेगी। घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण ऐसा होता है। जब घर्षण बल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तब ऐसा होता है। और इसको सही करने के लिए क्या किया जाता है? इस पे वर्क किया जाता है। यहाँ पे समझ लेते हैं, ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का बल है, लेकिन हमेशा क्या करता है? गति का ये विरोध करता है। ये मतलब ये गति का विरोधी है और ये ऋणात्मक है। घर्षण को कम करने के लिए हम स्नेहल लुब्रिकेटर्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्नेहल का, लुब्रिकेटर्स का प्रयोग करते हैं। ग्रीस या मोबिल मशीन का तेल, ये गाड़ियों में मोबिल डालते हैं। मोबिल बहुत चिकना होता है और अगर घर्षण ज़्यादा होगा तो गति करने ही नहीं देगा। अगर घर्षण बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? गति ही नहीं करने देगा। तो ये सब क्या है? ये घर्षण बल ही हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ आप इसको समझ लें कि ये एक विपरीत दिशा में कार्य करता है, होता बल ही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कहीं पे अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। कैसे क्लियर कर सकते हैं? तो कमेंट के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर न्यू है चैनल पर, अभी चैनल पर विजिट किया है, तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको नोटिफिकेशन की नीड रहती है, और नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली। ये तो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ही। और अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें जितने भी 2016 से लगा के 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी सॉल्व करेंगे एक ही क्लास में। यानी वस्तुनिष्ठ टाइप और अति लघुत्तरीय टाइप एक ही
सीरीज एक ही क्लास में कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे लघुत्तरीय। तो सभी क्लासेस को आप बहुत अच्छे से देखें और उसको समझें और अपना रिवीजन करें। मिलते हैं फिर क्लास में। थैंक यू।